हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हमारा चैप्टर शुरू है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। उस चैप्टर में हमने जो लास्ट टाइम बात की थी वो एग्रीकल्चर के बारे में बात थी, मतलब 12.1 बायोटेक एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। उसमें हमारा जो लास्ट टाइम टॉपिक था वो बीटी कॉटन करके था। बच्चों, आज जो हमें बात करनी है वो हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा 12.2, दैट्स बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, एग्रीकल्चर के जैसा ही। फोकस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, तो वो क्या रहेगा वो देखिए। इस टॉपिक में हमें ये समझना है कि आज जो मार्केट में दवाइयाँ आ रही है, जो ड्रग्स मार्केट में आ रहे हैं, स्पेशली ट्रीटमेंट वाले ड्रग्स जिसको हम कहते हैं थेरापॉटिक ड्रग्स, वो ड्रग्स आज बायोटेक की वजह से आ रहे हैं। काफ़ी अमाउंट में आ रहे हैं और इफ़ेक्टिवली आ रहे हैं, रिज़ल्ट ओरिएंटेड आ रहे हैं। इसके पहले जो था वो ड्रग्स तो बनते थे लेकिन इतने असरदार नहीं थे और सेफ़ नहीं थे। लेकिन जैसे हमारे इसमें बायोटेक आया, बायोटेक में RDN टेक्नोलॉजी आ गई थी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इट्स अ पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, इनकी वजह से, इनके मेहरबानी की वजह से आज जो ड्रग्स बन रहे हैं, थेरापॉटिक ड्रग्स, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव बन रहे हैं, काफ़ी सेफ़ बन रहे हैं। ओके, मैं और एक बात आपसे कहूँगा कि जैसे एग्जांपल लेते हैं हम इंसुलिन का। ओके, आज जो इंसुलिन बन रहा है वो बायोटेक के हेल्प से बन रहा है, लेकिन इसके पहले जो इंसुलिन था, जो मार्केट में आ रहा था बायोटेक के पहले, वो इंसुलिन ऐसा था कि बाकी एनिमल का सोर्स यूज़ करके हम इंसुलिन को मिलाते थे। जैसे हम आगे पढ़ेंगे इंसुलिन, जब पढ़ेंगे तब, लेकिन वो ऐसा इंसुलिन था कि बाकी एनिमल का यूज़ करके हम वो इंसुलिन मिलाते थे और इंसान में वो अप्लाई करते थे। उससे इंसान में एलर्जी क्रिएट होती थी। तो कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मीनिंग ये है कि आज RDNA की वजह से इंसान में अगर कोई ड्रग्स जाता है तो एलर्जी इतनी नहीं क्रिएट होती। इसके पहले RDNA के पहले जो ड्रग्स आते थे उनकी वजह से ह्यूमन में एक एलर्जी क्रिएट होती थी, कुछ तो भी ऐसा सिम्टम्स, अलग से साइड इफ़ेक्ट क्रिएट होते थे। ओके, नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि आज लगभग पूरे दुनिया में ऐसे 30 थेरापॉटिक ड्रग्स हैं जो इंसान के काम के हैं। ओके, पूरे 30 रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स या 30 रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स जो पूरे विश्व में बने हुए हैं, जो आज इंसान उसका यूज़ कर रहा है। ओके, और लास्टली अगर मैं कहूँ, रहा सवाल इंडिया का, तो इंडिया में लगभग 30 में से लगभग 12 थेरापॉटिक ड्रग्स आज चल रहे हैं, मार्केट में चल रहे हैं। ओके, तो ये था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो NCERT के अंदर उन्होंने दिया है, जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा, लगभग ये फिगर याद रखनी पड़ेगी। 30 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स या 30 रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स बने हुए हैं। इनमें से जो 12 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हैं या ड्रग्स हैं जो इंडिया में अभी मार्केटिंग चल रहे हैं। ओके, तो बच्चों, यहाँ तक हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। आगे जो हम बात करेंगे वो करेंगे इंसुलिन के बारे में, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, हमारी बात शुरू है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। उसमें हम जो अभी बात करेंगे वो इंसुलिन के बारे में बात होगी। इंसुलिन, सभी ने वर्ड सुना है ये, और सभी जानते हैं इंसुलिन का एक्चुअली एप्लीकेशन क्या है, यूज़ क्या होता है। हम ये जानते हैं जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं, ओके, उन पेशेंट में बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर इंसुलिन नहीं बनता या कम बनता है। सो ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वन डिसीज़ कॉल्ड एज डायबिटीज़। ये सभी को पता है। अब ये डायबिटीज़ जो शुगर की बीमारी है, ये अब की नहीं है, काफ़ी पुरानी बीमारी है ये। अभी जो इंसुलिन आ रहा है मार्केट में वो तो बायोटेक की वजह से आ रहा है, लेकिन इसके पहले क्या, इसके पहले इंसुलिन कैसे बनता था वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो हिस्ट्री के बारे में जानते थोड़ा। एक्चुअली पहले जो इंसुलिन बनता था, उस एक्चुअली इंसुलिन बनने की जो शुरुआत है रियल में, वो हुई थी 1921 में, और वो शुरुआत की थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने। उनके साथ और एक साइंटिस्ट थे मैकलिड करके। तो बेंटिंग, बेस्ट एंड मैकलिड, ऐसे 3 साइंटिस्ट जिन्होंने
इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया था, जिन्होंने इंसुलिन को बाहर निकाला था डॉग के। यस, तो डॉग का जो पैंक्रियाज है, क्योंकि आपको पता है इंसुलिन कहाँ बनता है, पैंक्रियाज में बनता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस के अंदर बनता है, जिसको बीटा सेल बनाता है। सो डॉग का जो पैंक्रियाज है वहाँ से इंसुलिन को बाहर निकाला गया, और वो इंसुलिन जो है इंसान में इनोकुलेट किया गया, इंसर्ट किया गया। मतलब इंसान को उस वक्त जो इंसुलिन मिलता था वो डॉग से आया हुआ था। ओके, जैसे रिसर्च शुरू हुआ, डॉग से इंसुलिन निकाला गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो कैटल्स है उनसे भी उनका पैंक्रियाज से इंसुलिन निकाला गया। उसके बाद में जो पिग्स है, पिग्स का भी जो पैंक्रियाज है वहाँ से इंसुलिन निकाला गया। इस तरह नॉन ह्यूमन जो सोर्सेस है, जो बाकी एनिमल्स, वहाँ से इंसुलिन निकालना शुरू हुआ। ये सिलसिला कंटिन्यू रहता गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि उनका इंसुलिन जो है, बाकी एनिमल का इंसुलिन, हमारा इंसुलिन जो है, ह्यूमन का इंसुलिन, दोनों में स्ट्रक्चरली फ़र्क है, स्ट्रक्चर का डिफरेंस है समवॉट। मतलब किसी डॉग के इंसुलिन या फिर किसी और एनिमल का इंसुलिन का स्ट्रक्चर और हमारे इंसुलिन का स्ट्रक्चर, इनमें स्लाइटली डिफरेंस है। और आप सभी जानते हैं हमारे बॉडी में अगर स्लाइटली डिफरेंस भी आया बाहर का मेडिसिन का तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हुआ क्या, जब हम डॉग का इंसुलिन यूज़ करते थे, कैटल का यूज़ करते थे, पिग का इंसुलिन यूज़ करते थे, तब वहाँ पे कई पेशेंट में ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि उनको एलर्जी की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। यस, उनको एलर्जी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि फॉरेन बॉडी एज अ, आपको पता है एलर्जी कब क्रिएट होती है? एलर्जी तब क्रिएट होती है जब हमारी बॉडी दूसरे बॉडी को एज अ फॉरेन बॉडी मान के उसके ऊपर अटैक करती है या हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। ओके, तो ये सारी बातें सामने आ गई। तो उसके ऊपर फिर सॉल्यूशन क्या था? ये तो हिस्ट्री का पोर्शन हुआ, जिसमें हमने ये पढ़ा कि 1921 में बेंटिंग एंड बेस्ट ने और मैकलिड ने डॉग्स से, उसके बाद में कैटल से, उसके बाद में पिग से इंसुलिन निकालना शुरू किया और इंसान में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। ये तो बात फिनिश हुई। अभी फिर सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि एलर्जी तो बढ़ रही थी, सॉल्यूशन है बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो ये पोर्शन स्टार्ट करने के पहले, मतलब ये कैसे काम करता है, ये कैसे बना, एक्चुअली इंसुलिन को कैसे बनाया जाता है आरडीएनए से, थोड़ा हम इंसुलिन का स्ट्रक्चर गौर कर लेते, स्ट्रक्चर देख लेते। तो देखिए, इंसुलिन जो होता है वो बना है 51 अमीनो एसिड से। कितने अमीनो एसिड? 51 अमीनो एसिड्स। ओके, इसमें अगर मैं मैच्योर इंसुलिन की बात करूँ, इसमें मैं दो तरह की चेन ड्रॉ करूँ। एक होता है ए चेन, इंसुलिन प्रोटीन है, इट्स अ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये प्रोटीन से बना हुआ है। इसमें दो चेन होती है, ए चेन एंड बी चेन, ऐसे दो चेन्स हैं। ओके, ये रहा ए चेन, ये रहा बी चेन। जो ए चेन है वो बना है 21 अमीनो एसिड से, याद रखना इस बात को। ए चेन इज मेड बाय 21 अमीनो एसिड एंड बी चेन इज मेड बाय नियर अबाउट 30 अमीनो एसिड्स। इस तरह वहाँ पे कितने, कुल मिला कितने हो गए? 51 अमीनो एसिड हो गए। तो ये है ए चेन, ये है बी चेन। अगर आप इनको जोड़ दो विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, याद रखना दो चेन को जोड़ने का बॉन्ड जो है उसका नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड। इट्स अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिसने दोनों चेन को जोड़ के रखा है। और ये दोनों चेन जिसमें 21, 30, टोटल 51 अमीनो एसिड है, इट्स अ मैच्योर इंसुलिन। तो आप बोलोगे सर आपने मैच्योर क्यों बोला? वो भी समझिए। हमारे अंदर पूरे मैमल्स में उसमें हमें भी इन्वॉल्व कर दो, इंसान को भी इन्वॉल्व करो। हमारे अंदर जो इंसुलिन बनता है पहली बार, वो एक्चुअली मैच्योर इंसुलिन नहीं होता, वो होता है इमैच्योर इंसुलिन, जिसे हम कहते हैं प्रो इंसुलिन। पहली बार जो इंसुलिन बनता है हमारे अंदर वो प्रो इंसुलिन होता है, मतलब प्रो हार्मोन्स। एनसीईआरटी में उसका नाम दिया है प्रो हार्मोन्स करके। अब ये प्रो इंसुलिन क्या है वो भी समझिए। प्रो इंसुलिन में 3 तरह की चेन होती है। एक होती है ए चेन, बी चेन, सी चेन, मतलब ए बी सी ऐसे 3 चेन्स हैं। ओके, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख लें तो समझिए। ये हुआ ए चेन,
उसके बाद में ये बीच में ये सी चेन, और उसके बाद में ये है बी चेन। थोड़ा मैंने ऐसे नाम लिखा, ए चेन, सी चेन, बी चेन। जैसे मैंने आपको कहा मैच्योर इंसुलिन में क्या होता है, ए एंड बी चेन। ये कौन सा इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन है ये, मतलब मैच्योर नहीं है। तो हमें यहाँ से क्या डिलीट करना पड़ेगा, सी चेन को डिलीट करना पड़ेगा। अगर हम सी चेन को डिलीट करते हैं, यहाँ से सी चेन को हटा देते हैं, तो बची कौन सी चेन, ए चेन, प्लस कौन सी चेन, बी चेन। ऐसे 2 चेन बची है। वो स्ट्रक्चर इस तरह होता है। फिर देखिए वो स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ये ए चेन और ये बी चेन, समझिए, ए चेन और ये बी चेन, ऐसे 2 चेन्स होती हैं। और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। हमने कौन सी चेन यहाँ से हटाई, सी चेन। तब जाके प्रो इंसुलिन, जिसमें आप देख सकते हैं ए सी बी ऐसे तीनों चेन हैं। लेकिन अगर मैं प्रॉपरली इंसुलिन की बात करूं, जो मैच्योर इंसुलिन है उसमें सिर्फ 2 चेन होती है, ए चेन एंड बी चेन। वही चेन काम करेंगे हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। अब अगर हमारे अंदर इंसुलिन एज ए मैच्योर काम कर रहा है, मतलब जब मैच्योर होता है, जब सी चेन यहाँ से हटती है तभी वो प्रॉपरली काम करेगा। ये तो बात समझ में आ गई। ऐसे ही होता है हमारे अंदर नॉर्मली। ओके, फिर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, नॉर्मली तो ऐसी बात चलती है, लेकिन अगर आपको आरडीएनए से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, बायोटेक के हेल्प से अगर आपको इंसुलिन बनाना है, तो फिर आप कैसे बना पाओगे? क्यों? सुनिए, जब भी आप आरडीएनए का यूज़ करोगे तो वहाँ पे इन 2 चेन को, ए चेन और बी चेन को साइमल्टेनियसली एक साथ क्रिएट करना ये पॉसिबल नहीं है। असेंबली उनको क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, मतलब ए चेन बी चेन दोनों साथ में बन रही हो, ये मुमकिन नहीं है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे, और ये एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन दी है उन्होंने कि अगर आप आरडीएनए का यूज़ करते हैं, अगर आप, मतलब ये मुश्किल की बात होगी उस वक्त के लिए, आप ये प्रक्रिया जब क्रिएट करोगे तब, या हम ऐसा बोल सकते हैं ये साइंटिस्ट के लिए क्वेश्चन मार्क था कि हम आरडीएनए का यूज़ करके ए और बी चेन को एग्जैक्टली कैसे बनाएं। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन उन्होंने सर्च किया। सॉल्यूशन क्या है वो सुनिए। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो इंसुलिन है ये आरडीएनए से एक्चुअली कैसे बनेगा। ओके, देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी निकलेगा, देखिए। लगभग ये बात है 1983 की। 1983 की एक कंपनी है इली लिली, एक कंपनी है इली लिली, 1983। इस कंपनी ने क्या किया था, आरडीएनए का यूज़ करके इंसुलिन क्रिएट किया था। क्या किया होगा उन्होंने, देखिए। अब जैसे आपको पता है इंसुलिन जो बनता है वो 2 चेन से बनता है, ए चेन एंड बी चेन। इसलिए उन्होंने डीएनए सीक्वेंस क्रिएट किया। सो दे प्रिपेयर डीएनए सीक्वेंस। उन्होंने खुद ने डीएनए सीक्वेंस क्रिएट किया था। ये डीएनए है और ये डीएनए ए चेन के लिए है, ये दूसरा डीएनए है, ये बी चेन के लिए है। मैंने कहा ये डीएनए फॉर ए चेन, ये डीएनए फॉर बी चेन। यहाँ पे लिखते हैं ए चेन एंड बी चेन। ओके, उसके बाद एज यूजुअल जैसे आपको पता है वेक्टर को लिया गया, वेक्टर को लिया गया। ओके, उसके बाद ये ए चेन यहाँ फिक्स की गई, मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर यूज़ किया हमने। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाया। ये ए चेन के लिए, ये ए चेन के लिए जीन है, ये बी चेन के लिए जीन है। ओके, ये तो आपको पता है। उसके बाद में इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को ऑब्वियसली बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया गया। तो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया। एक्चुअली ई कोलाई बैक्टीरिया की खासियत ये है कि ये इजीली कल्चर हो सकता है, इजीली कल्टीवेट हो सकता है, प्रोडक्शन भी अच्छा देता है। लेकिन करंटली हम ई कोलाई के भी ऊपर चले गए हैं। हम ई कोलाई का करंटली यूज़ नहीं करते, हम ईस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत बढ़ता है ईस्ट से। ई कोलाई से भी ज़्यादा प्रोडक्शन ईस्ट देता है। ओके, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हमने बैक्टीरिया का यूज़ किया। उसके बाद में हमने ये प्रॉपरली जो वेक्टर है इसमें इंसर्ट किया।
ये और ये। ओके, अब क्या होगा, ई कोलाई के अंदर ये वेक्टर एक्सप्रेस होगा, ई कोलाई के अंदर ये वेक्टर एक्सप्रेस होगा, दोनों वेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस होंगे, मतलब पूरा RDNA यहाँ एक्सप्रेस होगा। तो बताइए अगर यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ तो ये कौन सा प्रोटीन बनाएगा, मतलब कौन सी चेन बनाएगा, एच। क्योंकि देखिए जीन कौन सा है, ये जीन क्या बनाएगा, ये जीन बनाएगा ए चेन। तो उस जीन ने क्या बनाया, ए चेन बनाया, ए पॉलीपेप्टाइड चेन। और इस जीन ने क्या बनाया, बी चेन। तो ये चेन है, ये ए चेन और ये बी चेन। यहाँ पे यूज़ क्या किया था हमने, DNA, उससे क्या बना, चेन। हमने यूज़ क्या किया था, DNA, उससे क्या बना, चेन। अब आप एक काम कीजिए, जैसे यहाँ पे ए चेन बन गया ना, इस ए चेन को बाहर निकालो। ओके, बी चेन बन गया ना, बी चेन के बाहर निकालो। मतलब सेपरेटली हमने उनको अलग अलग निकाला। ये जो चल रहा है सिर्फ ए के लिए चल रहा है, ये चल रहा है बी के लिए चल रहा है। अब इन दोनों को जैसे एक्सट्रैक्ट किया हमने, तो आप एक काम कीजिए, ए चेन को यहाँ पे रखो, बी चेन को यहाँ पे रखो। फिर लेबॉर्ट्री के अंदर हमने क्या किया, विद हेल्प ऑफ सम टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट हमने क्या किया, ए चेन बी चेन लिया और इन दोनों के बीच में हमने फॉर्म किया डाइसल्फाइड बॉन्ड। विच बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। वो हमें लेबॉर्ट्री के अंदर खुद बनाना पड़ता है, मतलब इस बॉन्ड को बाद में क्रिएट करना पड़ता है। इस तरह हमने ए चेन बनाया, इस तरह हमने बी चेन बनाया, इनके बीच में हमने बनाया डाइसल्फाइड बॉन्ड। इस तरह हमारा जो इंसुलिन है वो क्रिएट हो चुका है। और ये वो इंसुलिन है, वी कॉल इट्स RDNA इंसुलिन, रिकॉम्बिनेंट DNA इंसुलिन या रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोटीन्स। बात समझ में आ गई आपको? ओके, इस तरह मैंने आपको इंसुलिन समझाया 3 तरह के स्टेप में। पहले मैंने आपको हिस्ट्री समझाई इंसुलिन की, बेंटिंग और बेस्ट को लेकर 1921 में। सॉल्यूशन निकला था इंसुलिन का, लेकिन लोगों में एक एलर्जी क्रिएट हो रही थी। ओके, उसके बाद में जैसे मैंने कहा आपको मैंने समझाया था इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। 51 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ए और बी चेन से बनता है वो इंसुलिन। इसमें अगर हमारे अंदर इंसुलिन जो बन रहा है नॉर्मली, उसमें पहले एकदम से इंसुलिन नहीं बनता, पहले प्रो इंसुलिन बनता है एज अ प्रो हार्मोन। उसमें C नाम की चेन होती है, फिर वो डिलीट हो जाती है, निकल जाती है। ओके, फिर जो मैच्योर इंसुलिन बनता है वो है ए और बी चेन 51 अमीनो एसिड्स का। फिर दिक्कत कहाँ जाती है, RDNA के लेके। RDNA में दिक्कत जाती है कि दोनों चेनों को आप एक साथ नहीं बन सकते, दोनों चेन को आप एक साथ नहीं बना सकते। फिर क्या करना पड़ेगा आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। ए चेन को अलग से बनाया, बी चेन को अलग से बनाया, बाद में उसको लेबॉर्ट्री के अंदर हमने फिक्स किया, असेंबल किया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो बच्चों अब तक जो हमने पढ़ा वो इंसुलिन के बारे में था। ओके, आगे जो हमें पढ़ना है वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा जीन थेरेपी के बारे में। स्टूडेंट शुरू करते हैं अभी जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें जो फॉल्टी जीन है उस फॉल्टी जीन को रिप्लेस किया जाता है एक फंक्शनल जीन के साथ। सो व्हाट्स अ जीन थेरेपी? अ ट्रीटमेंट इन विच फॉल्टी जीन इज रिप्लेस्ड बाय द फंक्शनल जीन इज कॉल्ड एज अ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी हम स्पेशली उनके लिए यूज़ करते हैं जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में हो। जैसे हम बात करते हैं SCID। ये SCID क्या है? SCID का मतलब है सीवियर कंबाइन इम्यूनोडिफिशियंसी। सीवियर कंबाइन इम्यूनोडिफिशियंसी इज कॉल्ड एज SCID। और इसी SCID को हम कंटिन्यू करते हैं। ये एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये एक इम्यूनोलॉजी से बिलोंग एक डिसऑर्डर है, इम्यूनोलॉजी का एक डिफिशियंसी है। कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को, SCID को। पहली बार जो जीन थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, क्लिनिकल जीन थेरेपी को यूज़ किया था, वो 1990 में यूज़ किया था। और वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, मतलब क्लिनिकल ट्रायल लिया गया था, क्लिनिकल ट्रायल बोलो या आप बोलो ट्रीटमेंट बोलो, वो एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल जो है वो पेशेंट थी। 4 साल की जो लड़की है इसके ऊपर ये एक ट्रीटमेंट लिया गया था। ओके, अब इस लड़की को हुआ क्या था, मतलब इसमें कौन सी बीमारी थी? बीमारी जो थी उसे हम कहते हैं ADA। और ये ADA एक्चुअली आता है SCID के अंडर में। SCID सीवियर कंबाइन इम्यूनोडिफिशियंसी। सो
इस 4 साल के जो लड़की है, इसको जो बीमारी हुई थी वो एडीए हुई थी। अब ये एडीए क्या है? एडीए का मतलब होता है इसमें एक एंजाइम की कमी है। कौन से एंजाइम की? एंजाइम का नाम है एडिनोसिन डीअमाइनेज डिफिशियंसी। याद रखना, वेरी वेरी IMP, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आते हैं। एडीए, एडिनोसिन डीअमाइनेज डिफिशियंसी। अब ये एडिनोसिन डीअमाइनेज डिफिशियंसी क्या है वो देखिए। एडिनोसिन डीअमाइनेज डिफिशियंसी एक जीन की, या फिर हम बोल सकते हैं एक एंजाइम की कमी। ये जो एडीए देख रहे हैं ना आप, ये स्पेशली एडीए, ये एक एंजाइम है, उसकी कमी। अब सिंपल सी बात है, एंजाइम की कमी क्यों है? हमारे अंदर एंजाइम की कमी क्यों है? क्योंकि इस एंजाइम को जिस जीन ने बनाया वो जीन फॉल्टी होगा। सो मैंने आपसे ये कहा, ये कोई जीन है, जो जीन कौन सा एंजाइम बना रहा है? एडीए। तो जीन क्या होगा? फॉल्टी। अगर जीन फॉल्टी हुआ तो क्या एडीए बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, तो बीमारी हो जाएगी वो। गॉट इट? देखते हैं ये कैसे हुआ। अब सबसे पहले अगर हमारे अंदर एडीए नहीं है तो बीमारी क्यों होती है, पहले वो समझिए आप। उसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली एडीए का फंक्शन क्या है, सॉरी ये एडिनोसिन डीअमाइनेज का फंक्शन क्या है। समझो, ये जीन जो एक एंजाइम को क्रिएट कर रहा है वो है एडिनोसिन डीअमाइनेज। याद रखना इस चीज़ को, जीन जो बना रहा है एडिनोसिन डीअमाइनेज। एडिनोसिन डीअमाइनेज जो होता है वो हमारे टी लिम्फोसाइट को एक्टिव करता है। मतलब एडिनोसिन डीअमाइनेज की वजह से टी लिम्फोसाइट फंक्शनल हो जाता है, और टी लिम्फोसाइट की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम फंक्शनल हो जाता है। ओके, याद रखो, जीन just express and produce the adenosine deaminase just activate the T lymphocyte and T lymphocytes help in the immune system। अब इसके अपोज में समझिए, अगर ये जीन फॉल्टी हुआ है ना, तो क्या ये एंजाइम बनेगा प्रॉपरली? नहीं। तो क्या लिम्फोसाइट बनेगा? बिल्कुल नहीं। क्या इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी? बिल्कुल नहीं। तो इस बात को समझना है, इस चार्ट को अच्छे से आप याद रखना। तो ये जीन अगर अच्छा है तो इम्यून सिस्टम अच्छी है, जीन अगर फॉल्टी है तो इम्यून सिस्टम भी ख़राब हो चुका है। इसलिए मैंने इम्यून सिस्टम के ऊपर से लिखा था मैंने SCID, सीवियर कंबाइन इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर है ये, जो एक 4 साल के गर्ल्स को हुआ था क्योंकि उसके अंदर एक जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, और वो जो जीन है वो एडीए को नहीं, मतलब एडिनोसिन डीअमाइनेज को नहीं बना रहा था, जो एंजाइम्स इतना काम का है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम अच्छी रहती है। तो सिंपल सी बात को याद रखना इतना, इस गर्ल्स के अंदर एडीए मतलब एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि जीन की वजह से नहीं बन रहा। तो उसकी जो इम्यून सिस्टम है इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि बाकी जो बीमारियां हैं वो उसको ईज़िली हो जाती है, जैसे HIV के अंदर होता है, एग्जैक्टली वैसे। ओके, ये बात हमें समझ में आई। आगे हम ये बात करेंगे आगे चल के कि फिर अगर ये बीमारी होती है तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है। ओके, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा। उन्होंने ट्रीटमेंट में कुछ ना कुछ तो, मतलब ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट है जो इसका सॉल्यूशन है, समझिए। तो जिस पेशेंट को बीमारी है उसका बोन मैरो लिया जाता है। मतलब बोन मैरो जो है काफ़ी यहाँ पे यूजेबल है। कैसे, वो समझिए। उस पेशेंट का जो बोन मैरो है, उस बोन मैरो से, अच्छे से याद रखना, उस पेशेंट के बोन मैरो से हमें लिम्फोसाइट बाहर निकालना है। तो हमने उस पेशेंट के बोन मैरो से लिम्फोसाइट बाहर निकाला। फिर हमने क्या किया, इस लिम्फोसाइट को हमने ग्रो किया, कल्चर किया। तो हमने इस लिम्फोसाइट को कल्चर किया मीडिया के ऊपर। काफ़ी सारा लिम्फोसाइट बना है यहाँ पे। तो लिम्फोसाइट जो है उसको हमने ग्रो किया।
या फिर लिम्फोसाइट को कल्चर किया, इतना समझ लो आप। फिर हमने क्या किया, इसी लिम्फोसाइट्स के अंदर, याद रखो हाँ, ये है लिम्फोसाइट्स, इसका हमने एज अ होस्ट यूज किया। और दूसरी बात, हमारे पास जो ADA, इसको याद रखो, ADA cDNA, इसको अच्छे से याद रखो हाँ, ADA cDNA, C का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री DNA, cDNA का मतलब ये है अगर आप RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके DNA बना रहे हैं तो वी कॉल इट cDNA। आप RNA का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके cDNA, आप जो DNA बना रहे हैं इसे cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री DNA या कॉपी ऑफ DNA। ओके, तो ये cDNA जो है ADA का cDNA, आप इसको ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए सिंपली याद रखो, इट्स अ जीन, इतना याद रखो आप, जीन है ये। और ये जो जीन है आपको अल्टीमेटली कहाँ भेजना है, लिम्फोसाइट्स के अंदर। तो आपने ये cDNA का जो जीन है आपने यहाँ भेज दिया, ठीक है। तो एज अ मैंने ड्रॉ किया एज अ जीन। तो लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या ऐड किया आपने, जीन ऐड किया। जो जीन एक फंक्शनल जीन है, इट्स अ फंक्शनल जीन, कि वो काम करेगा, वो एडिनोसिन डियामाइनस को क्रिएट करेगा, ऐसा आपने यहाँ पे जो फंक्शनल जीन है वो लिम्फोसाइट के अंदर ऐड किया। उसके बाद आपने जो लिम्फोसाइट्स है, ये लिम्फोसाइट्स री इंजेक्ट किया उसी पेशेंट के बोन मैरो में। इट्स अ री इंजेक्ट, इट्स आइसोलेट या एक्सट्रैक्ट। वो पेशेंट का जो बोन मैरो था, उस बोन मैरो से आपने क्या आइसोलेट किया, क्या बाहर निकाला, लिम्फोसाइट्स। उसको आपने कल्चर किया, उस लिम्फोसाइट के अंदर आपने क्या ऐड किया, एक अच्छा वाला जीन ऐड किया, ओके, क्योंकि वो जो पहला जीन था वो काम नहीं कर रहा था, आपने अच्छा जीन ऐड किया, इसको कॉल्ड एज जीन थेरेपी। उसके बाद में लिम्फोसाइट को आपने वापस से री इंजेक्ट किया, कहाँ किया, बोन मैरो में, उसी पेशेंट के। बात समझ में आ गई। तो इससे क्या हुआ, इससे जो बोन मैरो है, उस बोन मैरो में जो लिम्फोसाइट गया है वो लिम्फोसाइट वहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा कि वो पेशेंट जो है वो प्रॉपरली काम करेगा। लेकिन ये जो टेक्निक है ये होती है टेम्पररी, इट्स नॉट अ परमानेंट। ये कुछ दिन तक चलेगा। क्यों? वजह ये है कि आपने जिस लिम्फोसाइट का यहाँ पे यूज़ किया, इस लिम्फोसाइट की भी एक लाइफ होती है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने लिम्फोसाइट बोन मैरो के अंदर भेज दिया, लिम्फोसाइट कुछ दिन बाद तो मर जाएगा। तो लिम्फोसाइट एक सोमैटिक सेल की तरह काम, सोमैटिक सेल है, सो दैट्स व्हाई वो वहाँ पे एक उसकी लाइफ होगी। आपने WBC पढ़ा है, WBC की लाइफ कितनी होती है आपको पता है। तो लिम्फोसाइट की एक लाइफ है, उसमें बाद मर जाएगा। तो आपको ये प्रक्रिया बार बार करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी। जैसे कोई सीजनेबल क्रॉप है, हम उसको हर साल लेते हैं, ज़ीरो से शुरू करते हैं और कंटिन्यू करते रहते हैं, हर साल उसको लेना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे आपने एक बार कर दिया तो नहीं हुआ, आपको ये बार बार करना पड़ेगा। तो फिर सर इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? मतलब हमें ऐसी टेक्निक फॉलो करनी है और बार बार करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम बार बार इसको कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन ये है इसके ऊपर कि जो जीन है, जैसे हमने यहाँ पे ADA cDNA फंक्शनल जीन लिया, इस जीन को ऐड करने का समय होता है। अगर हमने इस जीन को प्रॉपरली समय पे ऐड किया, प्रॉपरली समय मतलब कहाँ ऐड किया, अगर हमने इस जीन को एम्ब्रियो स्टेप में ऐड किया, एम्ब्रियो स्टेज, या फिर हम लिख सकते हैं प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब जब जायगोट बनता है, जायगोट के बाद जब बच्चा धीरे धीरे ग्रो होता है, उस स्टेज में अगर हमने इसे इंजेक्ट किया तो ये परमानेंट सॉल्यूशन हुआ। मतलब अभी बार बार इसको ये ट्रीटमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस जीन को इस एम्ब्रियो में अगर इंजेक्ट किया प्री एम्ब्रियो कंडीशन में, जब जायगोट बनेगा तभी इसका सॉल्यूशन होगा अच्छे से, पूरा परमानेंट। अदरवाइज़ ये तो है फिर टेम्पररी। ओके,
तो ये ट्रीटमेंट था, आप इस ट्रीटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। एडिनोसिन डीअमाइनेज डिफिशियंसी की वजह से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है, वो भी आप याद रखना। टी लिम्फोसाइट एक्टिव नहीं रहता, वो भी आप अच्छे से याद रखना। ओके, एक बार इस जीन थेरेपी को देख लेते हैं। जीन थेरेपी थेरेपी है जिसमें फॉल्टी जीन को रिप्लेस किया गया है एक फंक्शनल जीन के साथ। इसका जैसे एग्जांपल हमने लिया SCID करके, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। पहला जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट हुआ था वो 1990 में हुआ था ऑन 4 ईयर ओल्ड गर्ल, जिसमें एक प्रॉब्लम थी ADA को लेके। मतलब उस गर्ल्स के अंदर एडिनोसिन डीअमाइनेज नाम का एंजाइम नहीं बन रहा था। वो एंजाइम नहीं बन रहा था क्योंकि उसका जीन फॉल्टी था। अब एंजाइम ना बनने की वजह से उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ था। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से कई सारी बीमारियां उसको हुई थी। बात समझ में आ गई? तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आप जीन थेरेपी करो, उसके अंदर अच्छा सा जीन जो है वो ऐड कर दो। तो हमने ये ट्रीटमेंट फॉलो किया था। ये भी टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो इस फंक्शनल जीन को आपको एम्ब्रियो स्टेज में ही ऐड करना पड़ेगा ताकि वो परमानेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, वैसे जो जीन थेरेपी होता है, मैं शॉर्ट में एक नोट पढ़ाऊँगा आपको। जो जीन थेरेपी होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है जर्म लाइन, एक होता है जर्म लाइन जीन थेरेपी, एक होता है सोमैटिक। जर्म लाइन जीन थेरेपी, सोमैटिक जीन थेरेपी। देखिए बड़ा सिंपल है ये। जर्म लाइन का सीधा मीनिंग है, अगर आप स्पर्म के अंदर का जीन अगर चेंज कर रहे हैं, मतलब आप स्पर्म के लेवल से जीन चेंज कर रहे हो, या फिर ओहम के लेवल से आप जीन चेंज कर रहे हो, इसे जर्म लाइन जीन थेरेपी। हमने मतलब स्पर्म के अंदर का जो जीन है उसको रिप्लेस किया है, हमने ओहम का जो जीन है उसको रिप्लेस किया है, इसे जर्म लाइन जीन थेरेपी। और ये जो जीन थेरेपी है ये रहेगा हेरिटेबल, मतलब होता है इनहेरिटेंस इसके अंदर हो सकता है। इनहेरिटेंस मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये कंटिन्यू चलता रहेगा, तो इट्स हेरिटेबल, इनहेरिटेंस होगा इसके अंदर। सोमैटिक जीन थेरेपी का सीधा मीनिंग होता है, सोमैटिक मतलब बॉडी सेल। तो हमारे अंदर जो सेक्स सेल है इनको छोड़ के जो बाकी जो सेक्स सेल छोड़ के बाकी जितने भी सेल है सब बॉडी सेल है, सोमैटिक सेल है। अगर आप इनके अंदर चेंजेस करते हैं, इनके अंदर का जीन अगर रिप्लेस करते हैं, तो वो उसी समय के लिए होगा, वो उसी इंसान में होगा, उसका जो नया जनरेशन है उसके अंदर वो कंटिन्यू नहीं होता। इट्स नॉट हेरिटेबल, दैट्स नो इनहेरिटेंस इज देयर, नो ट्रांसमिशन इन द नेक्स्ट जनरेशन, नो। ऐसे 2 टेक्निक याद रखो आप, एक है जर्म लाइन, एक है सोमैटिक। जर्म लाइन का सीधा मीनिंग होता है कि आप चेंजेस कर रहे हैं सेक्स सेल के अंदर जो परमानेंट होता है, जो सेकंड जनरेशन में फ्लो होता है। एक सोमैटिक जो बॉडी सेल होता है, जैसे मसल हुआ एक्सेट्रा, इपिथेलियल टिश्यू हुआ, तो उसके अंदर हमने उसके अंदर चेंजेस किए। जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा वो सोमैटिक सेल हुआ, उसके अंदर चेंजेस किए तो वो उसी इंसान में चेंज होगा, उसी इंसान में हमें वो दिखाई देगा। बाकी जो उसका सेकंड जनरेशन है उसके अंदर वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो यहाँ तक बच्चों हमने जीन थेरेपी को अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया। इसमें जो मैंने जो NCERT के अंदर है, जो CET के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप अगर मैं NCERT की बात करूँ तो आप वो ईयर को याद रखो, आप इस बीमारी को याद रखो, ADA करके बीमारी, ये एक्चुअली क्या काम करती है आप इसको भी अच्छे से याद रखो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।